जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती है कश्मीर वैली की बात आती है, क्योंकि जो भी चीज़ जो भी सियासत होती है उसका सेंटर पॉइंट कश्मीर वैली बनता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या फिर भाजपा की बात की जाए, हमेशा से हिंदुस्तान का सेंटर पॉइंट जो रहा है वो कश्मीर घाटी रहा है। और कश्मीर घाटी पे ही आर्टिकल 370 और 35 के हटाया गया और ये कहा गया कश्मीर को नया कश्मीर बना दिया जाएगा। आज वो कश्मीर नया कश्मीर है या फिर कश्मीर जो है 90s वाला कश्मीर बन चुका है, क्योंकि कश्मीर के लगातार एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसके बाद जो इनको ये चीज़ें ब्लेम लग रही सिक्योरिटी फोर्सेस पे या जितनी भी वहाँ की सरकार है, केंद्र की सरकार, उसमें ब्लेम ये मारा जाता है कि जो केंद्र ने वादे किए थे वो ज़मीनी सतह पे पूरे नहीं हुए। मेरे साथ से इस सब पे बातचीत करने के लिए विजय कुमार शर्मा जी, जो रिटायर्ड सेल टैक्स के डीसी रह चुके हैं और ये हमेशा पॉलिटिकल जितनी भी बातचीत होती है उन पे अपनी आवाज़ उठाते हैं और केंद्र को जागरूक करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, कश्मीर को जो है नया कश्मीर बताया जा रहा था कि नया कश्मीर बनेगा, लेकिन 2 साल के बाद हमें कश्मीर में ये देखने को मिला कि कश्मीर में आज भी वो हम क्या चाहते हैं, आज़ादी और प्रो पाकिस्तान जो लोग हैं वो आज भी वो स्लोगन देते हैं वहाँ पे। तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? मलिक साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे फिर एक बार मौका दे रहे हो आजकल के हालात के ऊपर बात करने का या अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर तो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहेगा और इसलिए भी रहेगा कि वो हिंदुस्तान का एक मुकुट है। हिंदुस्तान का जो फेस है वो कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर जो है वो है, उसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। उसको लेने के लिए आपको पता है 75 लाख रुपया खर्च किया था महाराजा ने उस समय, जब वो क्या हो दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, लेकिन उसको संभालने के लिए जो पिछली सरकारें थी उनकी भरसक कोशिश थी कि इसको अच्छी तरह से संभाला जाए, इसका ख्याल रखा जाए, इसको देखा जाए। तो कुछ जो ताकतें जो एंटी कश्मीर या एंटी इंडिया एंटी इंडिया पोस्चर्स को बनाए रखना चाहती थी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने इसको वादी को बहुत एक्सप्लॉइट किया, कश्मीर को बहुत एक्सप्लॉइट किया। मुझे याद है कि 90 का कश्मीर और आज का कश्मीर, हमारे एलजी साहब जब से आए हैं, ये मनोज सिन्हा जी, और अभी रिसेंटली 70 मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किया, इस सोच से कि कश्मीरियों में या वो कश्मीरियत पैदा की जाए जिससे कि वो अपने को हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें और उसके साथ खुशमिजाजी से रहें। लेकिन हमें उन ताकतों से खबरदार रहना है जो ताकतें बार बार हमें बांटने की राजनीति करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व सोच हो या जो भी कोई आदमी इसको डिवाइड एंड रूल करके, जैसे कि अंग्रेजों से सीखा हुआ था इन्होंने कि डिवाइड एंड रूल करो तो चलो। लेकिन मैं हर बार यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतोगे तब तक हम कश्मीर को अपना क्या, हम अपने घर में अपने आई हुई बहू को अपना नहीं बना सकते, अपने घर में अपने बेटे को अपना नहीं बना सकते जब तक हम उनको एक प्यार की दृष्टि से ना देखें। बच्चे बिगड़ते हैं, बहुत कुछ गुमराह हो जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इस समय चल रही है ये आज से नहीं चल रही, उनसे डरा के वो बातें जब तक हम, ये देखिए अभी फार्मूलाज की ही बात थी, किसानों का आंदोलन था, इसको हमने वो महात्मा गांधी के आंदोलन से जोड़ा है जिसने उसको जब अंग्रेजों को, जो कि जिनको कहते थे कि सूरज नहीं डूबता है उनके राज में, उनको मजबूर कर दिया उन्होंने नॉन अहिंसा का, नॉन वायलेंस का एटीट्यूड अडॉप्ट करके। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमें सबको भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से रहना है, पॉलिटिक्स से ऊपर। अब मुझे बताइए कि जो कश्मीर में भाजपा ने नारा लगाया था कि नया कश्मीर बनेगा, और आज की जो कश्मीर के हालात है, क्या आपको लगता है कि वो नया कश्मीर बन रहा है? कहाँ है नया कश्मीर?
नया कश्मीर के नारे देने में तो भाजपा का मुकाबला ही कोई नहीं है ना जी। भाजपा जितने नारेबाजी देती है, उनका अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो उनकी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने पीछे कारपोरेटर जो थे, भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स जो थे, उनको समझाया, उनको कहा कि भाई ये खोखले नारों से बातें नहीं बनने वाली हैं, आपको अपने साथ फिगर्स लेके चलना है। मैंने अपने अखबार के माध्यम से, अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से इस बात को रोशन किया है कि आज अब हमारे जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी समझ गए हैं इस बात को। उन्होंने भी महसूस किया है कि अब ये खोखले नारों से हम लोगों का दिल नहीं जीत सकते। कब तक हमें एक टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और उस तरह से नारेबाजी से हमें बताए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ हालात ठीक चल रहे हैं। कभी आप किसी की दूसरे की बात भी तो सुनिए ना। ये मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात को सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ वही सुनाया जाता है जो ये सुनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप ये नया कश्मीर और पुराने कश्मीर के साथ इन्होंने क्या मुकाबला करना है जी। पुराना कश्मीर और नया कश्मीर ये नया नारा देने की कोशिश में हैं ताकि कश्मीरियों के दिल जीत सकें, लेकिन कश्मीरियों के दिल इस तरीके से नहीं जीते जा सकते जिस तरीके से ये चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खिलाओ, अच्छे से अच्छे पकवान खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ और उसको बंद करके रख दो। ये कहाँ का मिजाज है कि आप किसी कैदी को अच्छी खाना दे दो, वो कभी नहीं चाहेगा इस तरीके से। ऑपरेशन जो है, मैं समझता हूँ कि बुराई यहाँ भी है, उसको हमने दबाना है, उसको खत्म करना है, लेकिन हर समय गन पॉइंट पे ही कोई बात की जाए तो ये कहाँ तक वाजिब है। ये तो मैं नहीं समझता कि नया कश्मीर बनाने में अब मुझे ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब रही है। अब मुझे बताइए कि जम्मू भी है, लेकिन कश्मीर घाटी में ही क्यों युवा हथियार उठाते हैं और मजबूर होते हैं दहशतगर्द बनने में? क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं जबकि जम्मू में भी युवा है? कश्मीर में ऐसा क्या है कि कश्मीर में आतंकवादी का रास्ता वो अपनाते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत से ही भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की सियासत चलती है। ये हमने जम्मू प्रदेश पीपल मूवमेंट में जो हमारे अपने साथी हैं, उन लोगों के भी ये विचार रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर उसमें से कोई ना कोई नारेबाजी निकलवा के उसमें से ही एंटी पोस्चर्स और प्री इंडिया और एंटी पाकिस्तान करके ये अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिससे कि आप हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवा सकें। क्योंकि ये तो एक बर्निंग पीस ऑफ जो कश्मीर है, ये तो बर्निंग टॉपिक है और इसको तो एकदम से जब भी आप कश्मीर की बात करोगे तो उसमें तो मुसलमान सामने नजर आएगा आपको कि हाँ जी ये मुसलमानों का देश, जबकि ऐसी बात नहीं है। कश्मीरियत में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे और लोग, तरह के किस्म के लोग हैं। सिर्फ मुसलमानों का ही देश नहीं कहा जा सकता। हाँ, हर किसी की अपनी बात होती है, हर कोई आदमी अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई इस तरीके की बात है या किसी 10 आदमी ने, किसी 5 आदमी ने अगर कोई ऐसी बात कह दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा ही मुसलमानों का देश हो गया या मुसलमान कश्मीरियों का देश नहीं रहा। या आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ये भरसक कोशिश की है कि कश्मीरी लोग जो है वो अपनी जगहों पे वापस चले जाएं, अपने मुल्क में वापस चले जाएं, अपनी रियासत में वापस चले जाएं। लेकिन जाने के लिए उनको वो सारा माहौल क्रिएट करना होगा जो प्यार से क्रिएट होगा, गन से नहीं होगा, बंदूक से नहीं होगा। बंदूक आप कब तक चला सकते हो? आप हमेशा देखोगे जब भी आप ऑपरेशन करोगे उसका रिजल्ट, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कश्मीर को लेके करते हैं बात, जम्मू को लेके बात इसलिए नहीं करते कि जम्मू में वो जो कल्चर है ना जम्मू में इकट्ठे रहने का, वो जम्मू के मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है और क्या बोलते हैं उसको, सिखों में भी है। और इसी तरह का कल्चर हमारे पूरे कश्मीर में भी रहा है, जो कि जिसको आप नया कश्मीर कह रहे हो, ये नया कश्मीर बनाने में बिल्कुल असमर्थ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये कुछ दे के या कुछ पैसे दे के या कुछ खैरात दे के कुछ उस तरीके की बातें करके ये नया कश्मीर बन सकता है। नया कश्मीर दिलों से बनेगा,
ख्यालों से बनेगा, दिलों से बनेगा, इस तरीके से। अब मुझे बताइए कि आपने कहा टू जो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, जैसे कश्मीर घाटी में बच्चे हैं उन पे एफआईआर लगा हुआ है और सरकार ने ये एफआईआर जो लगे हैं जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग वगैरह की है, और सरकार ने ये कहा था कि जो स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन लोगों को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, जॉब अगर करना चाहेंगे तो उनके जो एफआईआर लगे हुए हैं उससे वो लोग जॉब भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इससे जो बच्चे हैं वहाँ के, जो लोग हैं जिनमें एफआईआर लगे हुए हैं स्टोन पेल्टिंग में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, जब उनको जॉब नहीं लगेगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो फर्दर हो जाएंगे उस तरफ डाइवर्ट? मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि बच्चे क्या, यहाँ तो बड़े भी गलती करते हैं और बड़ों की गलती को भी हम उस तरीके से समझते हैं कि उसको गलती को गलती ना मान के उसको सुधारना हमारा काम है, ना कि उसको बिल्कुल तबाह करना है, बर्बाद करना। यहाँ तक मैंने जैसे आपको कहा कि कश्मीर के नौजवान, कश्मीर की लोग जो थे, उनको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो स्टोन पेल्टिंग का है, ये आपको पता है कई बार जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तो उसमें ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जिसमें ये सब बातों को नज़रअंदाज करने की सोची गई थी। तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि इसको ज़ोरदार तरीके से, हाँ कानून बड़े बने होते हैं, कानून आपने कहाँ नहीं देख रहे, यूएपीए कहीं और कुछ ऐसे हिंदुस्तान में भी कानून हैं और जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर बात को अभी जैसे किसानों के केस में ही देख लीजिए, ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि जो एफआईआर्स लगी हैं, क्योंकि हमें इस मुल्क में रहना है। इस मुल्क में रहने के लिए किसी की गलत बात को भी ठीक करना है और जो ठीक हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जिनकी गलतियां हुई हैं उनको हमने मौके देने हैं कि आप सुधर जाओ, एक मौका दें, दूसरा मौका दें। हाँ, कोई हार्डन क्रिमिनल थोड़े हैं ये लोग, हार्डन क्रिमिनल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसी तरह का एटीट्यूड रखते हो, अगर इसी तरह की बातें करते हो, इसी तरह की सोच रखते हो, इसी तरह की पॉलिसी रखते हो, तो वो हार्डन क्रिमिनल बनने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे बताइए कि किसान का जो कानून था और किसानों ने पूरे साल भर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद लगभग 700 से 800 किसान मारे गए, उसके बाद मोदी साहब आते हैं और कहते हैं कि कानून वापस लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा पार्टी को या पीएम मोदी को किसानों से सही दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कुछ किसानों को हमारा कानून समझ नहीं आया और हम ये कानून वापस ले रहे हैं। जो किसान पिछले साल से वहाँ पे ये कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो, और वो किसान जिनकी जाने गई वहाँ पे, तो उनके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? क्योंकि जो भाजपा सरकार के टेन्योर में इतने किसान मर गए, इतनी इकॉनमी हिट हुई, हाईवेज बन रही, ट्रेनें बन रही, इतना नुकसान हुआ, और अचानक फिर भाजपा कोई गलती एहसास होती है कि कानून वापस लेते हैं वो लोग। इसको आप क्या चाहेंगे कि मैं खुल के बात करूं? आप भी जानते हैं कि ये कानून, फार्म लॉज जो हैं, ये क्यों वापस हुए हैं, ये आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी भली भांति जानता हूं। और मेरे ख्याल में मुल्क का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, ऐसा बच्चा जानता होगा कि ये क्या मजबूरी बन गई थी इनकी कि आज इनको ये अपने तीनों कानून वापस लेने पड़ गए। यहाँ तक आप उस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ किसान नहीं समझ पाए। अरे साहब, 80% किसान जिनको आप कहते हैं, जिनको ये मोदी सरकार या भाजपा सरकार जो है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो मोदी जी ने खुद कहा है कि 80% किसान जो हैं वो उनके बेनिफिट के लिए, उनके मफाद के लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एकदम से 80% लोग हिंदुस्तान के भूल गए? आप 80% को भूल के कुछ किसानों के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ये इतने धर्मात्मा कहाँ से हो गए आप? मुझे तो हैरत हो रही है इस बात को सुन के। और ये एक और नया जुमला, मैं जो जुमलेबाजी वाली सरकार कहता हूँ इसको, कि ये जुमलेबाजी वाली सरकार है और जुमले ही अब सब लोग समझ गए हैं कि जुमले लोग भी समझ गए हैं और नेता लोग भी समझ गए हैं कि अब जी ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, जुमलेबाजी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। अब एक सिंपल सी बात है कि कुछ किसान उनके वो नहीं समझ पाए, बाकी तो समझे थे ना। कुछ किसानों में अगर आप 80%, जैसे ये फिगर देते हैं कि 80% किसान जो है ये उनके बेनिफिट के लिए था। अरे यार, मुझे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो
और वो भी इतने परसेंटेज में, इतनी परसेंटेज में मुझे फायदा नजर आ रहा हो, तो फिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपको ये वापस करने पड़ गए? उसकी सामने दिख रही है मजबूरी। 2024 दिख रहा है उनको सामने। 2024 में मोदी जी कैसे वापस आएंगे, ये सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है, जो योगी जी करना चाह रहे हैं। अब वहाँ हालात बदल गए हैं। अब वहाँ समझिए कि पता नहीं, इनको तरीके तो बहुत आते हैं, हर तरह के तरीके इस्तेमाल कर भी लेते हैं ये, और हो भी जाते हैं। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जैसे इलेक्शन कमिश्नर के लेवल पे भी इन्होंने अपने रंग दिखाए हैं, तो वो सब बातें कर लेते हैं। अभी देखिए एकदम से क्या क्या उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। लेकिन आप एक इसका दूसरा पहलू भी देखें कि जो पहले की जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने करी थी इलेक्शंस के पहले उनका क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, क्या क्या नहीं। एक आम आदमी ये जो एक तरफ से इन्होंने सब्सिडीज को खत्म करके दिखाया कि हमने सब्सिडीज खत्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी तरफ से आप 80 करोड़ लोगों को अभी तक मुफ्त में राशन दे रहे हो, तो ये क्या है? ये सब्सिडी से भी बढ़कर है। दूसरा, आप किसानों के खाते में पैसे दे रहे हो। पहले अगर कोई करप्शन हुआ करती थी, रिश्वत देते थे, या वोटों की खरीदारी हुआ करती थी, तो कुछ लीडर्स को मिला जुला के उनके साथ उनको पैसे अंडर हैंड दिया करते थे। आप तो सरकारी तरीके से करप्शन कर रहे हो। आप तो मसीहा बन के आए थे कि मैं जो करप्ट लोगों का मसीहा हूं, और करप्ट लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब अभी आप जो सरकारी तरीके से पैसे बांट रहे हो, वो सब क्या है? वो मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ से आप दिल जीतने की बात करते हो, एक तरफ से आप नया कश्मीर बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ से आप बंदूकें लेके उनके ऊपर वो करते हो, तीसरी तरफ से आप करप्शन करने की बात वो कहते हो जी मैं खत्म कर दूंगा। शुरुआत देखिए इनकी, आप शुरुआत ही देखिए इनकी गलत हुई थी। जो लोग बेवकूफ बन गए वो बन गए, अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप लोगों को ये यकीन होगा इस बात का कि हाँ ये सरकार, अभी बाई इलेक्शंस में ही देख लीजिए अभी इनकी। अब मुझे ये बताइए कि जब सीए का कानून आया कि वो अप्लाई करना है, उसके सामने जो है असम के चुनाव दिखे और उन्होंने कानून अपना विदहेल्ड कर दिया। अब जब किसान कानून लाया, यूपी और पंजाब के इलेक्शन आने वाले थे, इन्होंने इस कानून को वापस ले लिया। आपको क्या लगता है जो भाजपा है वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है? देखिए साहब, सत्ता में क्या रहना, सर्वाइवल हर एक को ज़रूरी है। चाहे वो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, चाहे वो आपका अपना एग्जिस्टेंस है, उसके लिए आपकी अपनी सेहत ठीक रहनी चाहिए। तो ये सियासी सेहत इसको कहा जाता है, सियासी सेहत को कायम रखने के लिए बड़े बड़े तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसमें आपके आपका तो मुझे अब मालूम नहीं अभी तक आप मीडिया में कहाँ तक किस लेवल पर पहुँचे हैं। क्या आप तो अभी तक जो आपका सुना है मैंने, आपकी जो जितनी भी इंटरव्यूज़ सुने हैं उसमें आप बड़े इम्पार्शल से लगते हैं, और अच्छा इंटरव्यू आप करते हैं और उसको लिंक्स भी भेजते हैं उसके। लेकिन जहाँ तक ये बात होती है कि जो इनको चाहिए होता है उसको कहलवाया जाता है, उसके लोगों के दिलों में घुसेड़ा जाता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जुडिशरी के माध्यम से, चाहे वो किसी और तरीके से। अब ये हर तरीके के काम कर लेते हैं। अदानी अंबानी इनके साथ हैं। अदानी अंबानी के होते हुए कोई बाल बांका नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी एक मजबूरी बतानी थी अदानी अंबानी को कि यार हम लोगों ने गलत कदम उठा लिया, हमने आपको अपनी पार्टी की मजबूती की खातिर, अपनी सियासत की मजबूती की खातिर, अपने 2024 के कमाल की खातिर हमने ये जो कुछ कर दिखाया आपको, अब हमें 2024 में वापस ले आओ तो ये सब दोबारा हो जाएगा। जैसे कि अभी इनके किसी एक नेता ने कहा भी है कि ये कानून दोबारा भी लाए जा सकते हैं। भाई कानून तो बनते रहते हैं, कानून बनाना चाहिए मिलजुल के, एक दूसरे के साथ बातचीत करके। अगर एक सहमति से कोई कानून बन जाए तो कोई बुरा थोड़ा है। कोई फार्म लॉज अगर लोग किसानों के बेहतरी के लिए है तो उसको बनाने में बहस करो, आपस में बातचीत करो, मिलजुल के
फैसले करो एक अच्छी 80% लोगों के फायदे के लिए। अगर 135 करोड़ आबादी में 80% लोगों के फायदे के लिए ये कानून बन रहे हैं तो कौन बेवकूफ पार्टी होगी? उस पार्टी को तो एकदम से पछाड़ के मार दिया जाएगा, देना चाहिए जो 80% किसानों की बेहतरी के लिए आपको आपकी मदद नहीं कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि जब नोटबंदी हुई उस टाइम पे ये कहा गया कि 15 लाख रुपए हर फैमिली को मिलेंगे। जब उसके बाद सीए कानून लाया गया वो अपहेल्ड किया गया। उसके बाद जब ये किसान कानून था उसको वापस लिया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 35A को हटाया। क्या आपको लगता है इन जो बाकी कानून थे उनके बाद आउटकम तो जीरो आया? क्या आपको लगता है कि जब 370 35A हटाया उसके बाद कोई आउटकम मिला जम्मू कश्मीर? इसके बारे में मैंने शायद आपने मेरी कितनी अखबारात को तवज्जो दी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जब मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ था तो अमित शाह साहब ने कहना शुरू कर दिया था जी हालात मामूल पे आ गए हैं। इसके बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर के नेता थे, भाजपा के नेता थे या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो भी थे, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हालात कितने मामूल हुए हैं। तो ये जो CAA या दूसरे, हाँ, जब आप इनकी नारेबाजी सुनेंगे कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है, अदालत में अगर आप सच नहीं बोलते हैं तो आपको सज़ा होती है। हमारे ही एक अजीज़ ने, एक बच्चे ने किसी जज साहब को पूछा था कि जज साहब यहाँ अगर सच्ची बात की जाए तो उसको क्या होता है? उनका फिर तो उसको तो सज़ा हो जाती है। जब वो सच्ची अपना जुल्म मान ले तो उसको तो सज़ा हो जाती है। तो उसने कहा कि फिर तो सच बोलना नहीं चाहिए अदालत में, फिर तो झूठ बोलना ही ठीक रहता है। तो ये जनाब सियासत है। सियासत में इस तरह की अपनी रोटियां सेकने के लिए इन लोगों को क्या क्या कानून ये सब वो सब ले आते हैं। हाँ, इनके कानून लाने के जो तरीकाकार थे, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े कानून बनाए और कानून कोई लागू हुआ कोई नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जितनी दलेरी से जितनी काबिलियत से इन कानूनों को ला के अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, उससे देश का बंटवारा हुआ है। देश इकट्ठा नहीं हुआ, उसको केंद्रित नहीं कर सके। हाँ, जो इन्होंने एक खौफ पैदा किया था हिंदू मुस्लिम के केस में कि मुसलमान आ जाएंगे तो आप ये हो जाएगा, तो उससे वो भी एक तरीकाकार था इनका वोट बैंक बनाने का और वोट बैंक को इकट्ठा करने का, तो वो इनका कामयाब नहीं हुआ। हिंदू इस तरीके की नीयत नहीं रखता। कुछ है, कुछ कंजर्वेटिव वो मुसलमानों में भी हैं, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, पारसियों में भी है, हर जगह होता है कंजर्वेटिव आदमी। रूढ़वादी सोच का आदमी जो है वो हर जगह होता है, लेकिन हमें सिर्फ सोच ये रखनी है कि हम इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। एक परिवार को इकट्ठा रखने के लिए जो अपने पेरेंट्स कोशिश करते हैं, वही परिवार एकदम से अलग अलग हो जाता है जब पेरेंट्स नहीं रह जाते। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें भरसक कोशिश करनी चाहिए, अपने गुलदस्ते को गुलदस्ता बनाए रखना चाहिए, ना कि इसको टुकड़ों में या पत्तियों में टहनियों में बांट देना चाहिए। बाकी ये कानून जो आप कह रहे हैं, CAA दूसरे कानून, वो सब देख रहे हैं और पागल नहीं है। हिंदुस्तान की जनता इतनी काबिल जनता है, आप विश्वास करोगे कि जब मोदी जी ने 303 सीट्स ली थी और जो पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी ली थी, तब आप यकीन कर सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर के लद्दाख तक एक आवाज थी सबकी। वो कैसे थी? वो इसलिए कि सब हमारे हिंदुस्तानियों के दिलों के तार जुड़े हुए हैं, एकदम से समझ जाते हैं सारी बात को, फिर अपना मफाद भी समझते हैं। हाँ, इस दौर में महंगाई से इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हमारे साथ कि अब आपको तनख्वाह भी मिलेगी तो वो भी अगर मिल जाएगी तो हम शुक्र मनाएंगे कि शुक्र है जी तनख्वाह मिली। ये जो मजदूर है इसको मजदूरी मिलेगी तो ये शुक्र मनाएगा कि मुझे मजदूरी मिल गई। इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं इन्होंने हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, जो पहले नहीं थे। हमने वो हालात पैदा करने हैं जिससे हम लोग फख्र महसूस करें कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें हमारा ये मुल्क है और हमें इसमें रहना है और मिलजुल के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ विजय कुमार शर्मा जी, जो रिटायर्ड DC हैं सेल टैक्स। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे
ऐसी चीज़ें होती हैं हिंदुस्तान में जो 5 या 10 दिन खबरों में रहते हैं, उसके बाद जो है वो खबर दब जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जागे। वी डू जर्नलिज्म फॉर द चेंज, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हुई वो दोबारा चीज़ें रिपीट ना हो जाए। किसान कानून तो आया, लेकिन उसके बाद 700 लोग किसान मरे। उन किसानों जो किसान मरे, उसके बाद जब किसान कानून वापस लिया गया, उन 700 घरों को कौन जवाब देगा? वो 700 फैमिलीज को कौन जवाब देगा? ये सब सवालात हैं सरकार से, क्योंकि हम पूछेंगे, शायद कोई लोग हमें इसके लिए इंटेंशनल कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया फॉर द चेंज अब जम्मू कश्मीर, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज कश्मीर वो कश्मीर है जो तहरीक कहती है कि जो 90 का दहाई का कश्मीर था। तो ये हम पूछना चाहेंगे उस भाजपा सरकार जो केंद्र में जम्मू कश्मीर को चला रही है कि क्या तुम यही जम्मू कश्मीर चाहते थे? क्या इस तरह जम्मू कश्मीर को हैंडल किया जाएगा? ये तमाम सवालात हैं जिन पे केंद्र से हम कोशिश करते हैं जवाब लेने की, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनगढ़ंत कहानी आप तक नहीं पहुंचाएं। तमाम जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल इश्यूज को एनालाइज करते हैं, उनकी सोच आप तक पहुंचाएं कि असल में लोग चाहते क्या हैं। क्या लोग सियासत करना चाहते हैं धर्म के नाम पे, या लोग सियासत करना चाहते हैं कि देश की तरक्की हो जाए? फिलहाल ये एक प्रोग्राम था जो हम आप तक पहुंचाया। कैमरे के पीछे इम्तियाज अहमद और मैं मसूद। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।